अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ज़ी। मैं आपके साथ वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स MCM कोड 301 को डिस्कस कर रही हूँ। उसके लेक्चर्स को डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले तो हमें कोर्स के नाम से ही पता चल रहा है कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। हमने इसमें ओवरऑल सीखना है कि हाउ टू कम्युनिकेट अदर्स, हम दूसरे लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंडिविजुअली, ग्रुप्स में, किसी भी तरीके से, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं प्रेजेंटेशंस के थ्रू। डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 19 से मैं स्टार्ट करूँगी, मेकिंग अ गुड स्पीच। तो उसको देखते हैं कि लेसन नंबर 19 में हमने क्या पढ़ना है। लेसन नंबर 19 है मेकिंग अ गुड स्पीच। सबसे पहले एक अच्छी स्पीच, अब हमने सीखना है कि एक अच्छी स्पीच हम किस तरह से बना सकते हैं। इस ओवरऑल लेसन में हमने देखना है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन के रिलेटेड बात कर रहे हैं कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे से कैसे दे सकते हैं, एक स्पीच किस तरह से दे सकते हैं अच्छी। तो सबसे पहले तो ये कि कीप योर ऑडियंस इन माइंड। आपने अपने माइंड में ऑडियंस को रखना है कि ऑडियंस हमारी किस माइंड की है, उसका साइज़ कितना है। उसके बाद है स्पीक स्लोली। तो इसमें आपने क्या करना है, सेकंड पॉइंट पे आपने जो है आहिस्ता बोलना है, खुश अखलाक़ी से बोलना है, अच्छे वे में बोलना है। ये नहीं करना कि आप कोई एंगर का इज़हार कर रहे हो या आप कोई सैडनेस का इज़हार कर रहे हो। आप जो भी, आप अगर नर्वस हो रहे हो तो वो चीज़ आपकी शो हो आपकी प्रेजेंटेशन में, आपकी स्पीच में। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल सुकून से, आराम से, खुशी के साथ आप अपनी स्पीच को दो। थर्ड पॉइंट है यूज़ गेस्चर्स। आपने ऐसे गेस्चर्स को यूज़ करना है, ऐसे कोई लाइक हम अपनी फिंगर्स की मदद से हम कोई बात समझा सकते हैं, अगले को अपनी बात कन्वे कर सकें, अपना मैसेज, इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकें। इस तरह से गेस्चर्स को यूज़ करना है कि आपके ऑडियंस को आपका जो वे है उसकी हेल्प से आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे हो जाए। उसके बाद है मेंटेन आई कांटेक्ट विद योर ऑडियंस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो बाज़ लोग नहीं कर पाते हैं। आपने अपनी ऑडियंस के साथ अपना एक आई कांटेक्ट बना लेना है, उसको मेंटेन रखना है। ये नहीं कि आप नर्वस हो रहे हैं और आपने नीचे आप प्रेजेंटेशन के पेपर के ऊपर देख रहे हैं, वो जो नेक्स्ट पर्सन है, जो प्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंटेशन को, वो हमें कोई सही मैसेज कन्वे कर रहा है। उसको ये ना लगे कि नहीं, ये तो बस रीड करके हमें सुना रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अपना आई कांटेक्ट इसीलिए मेंटेन रखना है ताकि जो ऑडियंस है आपकी, वो आपके मैसेज को अच्छे तरीके से समझ ले। डू नॉट मेमोराइज योर प्रेजेंटेशन। और आपने अपनी प्रेजेंटेशन को राइट करके उसको मेमोराइज़ नहीं करना है। अक्सर हम ऐसे करते हैं, हम अपने एक पॉइंट्स बना लेते हैं, उसके बाद उसकी सारे नोट्स टाइप बना लेते हैं, उसको हम फिर याद करके तो ऑडियंस के सामने हम स्पीच का बोल रहे होते हैं। तो इस तरह से नहीं करना, आपने मेमोराइज़ नहीं करना। आप अपने प्रेजेंटेशन को ख़ुद से अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके उसको बोलने की कोशिश करनी है। रिहर्स योर प्रेजेंटेशन। आपने दोबारा रिपीट करनी है, रिहर्सल करनी है इस चीज़ की कि आपका अगर कोई स्टार्टिंग से आपने स्टार्ट कैसे लेना है, आपने अपना मिड में क्या वर्ड्स यूज़ करने वाले हो, आप अपनी ओवरऑल प्रेजेंटेशन में क्या चीज़ को डिस्कस करने वाले हो, आप अपनी एंडिंग को क्या डिस्कस कैसे करने वाले हो एंड। तो इस चीज़ का आपने एक रिहर्सल कर लेनी है 2 से 3 बार, या जब तक आप कंफर्टेबल हैं आप ये कर सकते हैं ताकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। इफ़ पॉसिबल रिकॉर्ड योर स्पीच। अब इस पॉइंट से क्या होगा कि जब आप एक रिकॉर्ड कर लेंगे अपनी स्पीच को, अपनी प्रेजेंटेशन को, तो आपके लिए ये हेल्पफुल है। बाद में जब आप इसको रिकॉर्ड किए हुए को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं। ट्राई नॉट टू प्रोवाइड द ऑडियंस हैंड आउट मटीरियल बिफोर यू बिगिन। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है कि
अपनी ऑडियंस को अपना हैंड आउट जो है, जो नोट्स आपने बनाए हुए हैं मटेरियल, वो आपने उनके साथ शेयर नहीं करना। आप देखते होंगे प्रेजेंटेशंस के स्लाइड्स के थ्रू एक मेन पॉइंट्स आपने बनाए होते हैं, वो जस्ट आपने मेन पॉइंट्स जो जो आप डिस्कस करने वाले हो आप वही शेयर करोगे। ये नहीं कि आप पूरी डिटेल उसमें जो लिखी हुई है पॉइंट्स की वो आप शेयर नहीं करोगे, वो सिर्फ आप अपने पास रखोगे और जस्ट आप एक पॉइंट्स को शेयर करोगे। नेक्स्ट है ओवरकमिंग स्टेज फ्रेट। एवरीवन एक्सपीरियंस स्पीच एंजाइटी और फियर ऑफ द ऑडियंस। तो ये वो स्टेज है जब हम एक प्रेजेंटेशन देते वक्त हम एक ग्रुप के सामने फेयर फील करते हैं, हमें डर लगता है, एंजाइटी फ़ील होती है कि हम ग्रुप के सामने बोल नहीं सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है लोगों के साथ कि वो उनकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो कोई लार्ज नंबर ऑफ़ ग्रुप है उसके सामने तो वो नहीं बोल सकता। आप प्रेजेंटेशन की बेस्ट एग्जांपल है कि प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि बहुत बड़ी क्लास है, आपकी क्लासरूम है, उन आप अपने क्लास फेलोज़ के सामने घबराते हैं अपनी स्पीच देते हुए, अपनी प्रेजेंटेशन देते हुए आप एंजाइटी फ़ील करते हैं, फ़ियर फ़ील करते हैं। हालांकि आप ठीक बोल रहे होते हैं, आपकी प्रोनंसिएशन वगैरह सब ठीक होता है, आपको आइडिया होता है प्रेजेंटेशन का, लेकिन आपने कभी इतने लोगों के सामने बोला नहीं होता, इंटरेक्शन नहीं हुई होती आपकी इतने लोगों के साथ, तो आपको उसका आइडिया नहीं होता कि आपने किस तरह क्या चीज़ बोलनी है। तो इस वजह से कुछ लोगों के साथ मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, वो वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाते, वो नर्वस की वजह से उनकी जो नर्वसनेस है वो उनकी जो स्पीच होती है उसमें भी नज़र आती है। लिस्ट सम टेक्निक्स पीपल यूज़ फॉर कॉपिंग। इसमें हम टेक्निक्स देखने वाले हैं कि जिसकी वजह से अगर हमें ये चीज़ें पता होंगी तो हम लोग बिल्कुल घबरा नहीं सकते, हम नर्वस नहीं हो सकते। तो सबसे पहली तो है नो दी रूम। आपको पता होगा कि आप किस रूम में अपनी प्रेजेंटेशन को देने वाले हो, किस स्पीच कहाँ पे कौन से रूम में आप अपनी स्पीच को देने वाले हो। तो उसके बाद है नो दी ऑडियंस। आपको अपनी ऑडियंस का पता होगा। अगर मैंने एग्जांपल आपको दी थी प्रेजेंटेशन की, तो आप अपनी क्लासरूम को देख लोगे कि क्या क्लासरूम है, कितनी है, साइज़ क्या है क्लासरूम का, आप वो देख लोगे। नो दी ऑडियंस, आप अपने क्लासरूम्स क्लासमेट्स को देखोगे कि वही ऑडियंस होगी आपकी, आपने उनको देख लेना है। उसके बाद नो योर मटेरियल, आप जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करने वाले हो, जो प्रेजेंटेशन आपकी टॉपिक कौन सा है उसका मटेरियल सारा आपको पता होगा। विजुलाइज योर सेल्फ गिविंग योर स्पीच। आपने इमेजिन करना है इस पॉइंट में कि आप बोल रहे हो, आपकी वॉइस जो है वो लाउड है, आपकी वॉइस जो है वो लाउड है, क्लियर है, हर किसी तक आपकी वॉइस आ रही है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको डरने से बचाती हैं, नर्वसनेस से बचाती हैं। ये वो चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। गेन एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस जो होता है वो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है। अगर आप एक बार प्रेजेंटेशन को दे रहे हो, आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपके साथ बहुत ज़्यादा अनहैपनिंग चीज़ें भी होंगी। लेकिन आप जब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता जाएगा, आपको एक्सपीरियंस एक चीज़ से ज़्यादा मिलता जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होगा, ज़्यादा होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की हैं। टाइप्स ऑफ स्पीच। अब हमने टाइप्स देखनी है स्पीच की, कितने टाइप्स होती हैं स्पीच की। सबसे पहली है इंफॉर्मेटिव स्पीच। इंफॉर्मेटिव स्पीच ये है कि आप कोई इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो, एक इंफॉर्मेशन कन्वे करने को इंफॉर्मेटिव स्पीच कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। द पर्पज़ ऑफ इंफॉर्मेटिव स्पीच इज़ टू प्रोवाइड इंटरेस्टिंग, यूज़फुल एंड यूनिक इन्फॉर्मेशन टू योर ऑडियंस। वही बात जो मैंने आपको कही है कि आप कोई यूनिक इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो ऑडियंस के साथ, कोई इंटरेस्टिंग बात कर रहे हो, कोई यूज़फुल बात कर रहे हो। ये नहीं कि आप कोई फ़जूल सी बात है उसको डिस्कस कर रहे हो अपनी स्पीच में, आप कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो। टाइप्स है इंफॉर्मेटिव स्पीच की: ऑब्जेक्ट्स, प्रोसेसेस, इवेंट्स, कॉन्सेप्ट्स। अब इनको हम देखते हैं, इनकी टाइप्स को हम देखते हैं आगे से। फर्स्ट है इंफॉर्मेटिव स्पीच अबाउट ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है, अपनी स्पीच कन्वे करनी है।
ऑब्जेक्ट लाइक ऑब्जेक्ट यही होता है ना कि कोई थिंग हो गई, कोई पीपल हो गया, प्लेसेस हो गई, एनिमल्स हो गया, प्रोडक्ट हो गया, कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम इंफॉर्मेटिव स्पीच में डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेटिव स्पीच अबाउट प्रोसेसेस। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने एक प्रोसेस को डिफ़ाइन करना है, प्रोसेस को कन्वे करना है। किसी भी कोई भी प्रोसेस हो सकता है, जैसे हमने कोई नावल लिख रहे हैं हम, तो हम उसका प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि इसकी स्टार्टिंग हमने इंट्रोडक्शन ऐसे करना है, इसका मिड हमने ऐसे करना है, इसका एंड कंक्लूजन हमने ऐसे करना है। तो ये सब चीज़ें जो होंगी, जो स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे, वो इसका प्रोसेस होगा स्पीच का। Informative speech about events. Events focus on things that happened, are happening or will happen. Event वो जो हो रहा है, जो चल रहा है, लाइक प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो पास्ट में गुजर गई हैं, जो आने वाली हैं, जो हो रही हैं, इस तरह की जो इवेंट्स होंगे, वो भी इंफॉर्मेटिव इवेंट्स में आएगा। Informative speeches about concept. Concept focus on beliefs, ideas and theories. इसमें कॉन्सेप्ट के स्पीचेस में आएगा आपके बिलीफ, आपके आइडियाज़। लाइक एक टॉपिक है, आप उसमें अपना एक बिलीफ शेयर कर रहे हो, अपना एक कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे हो, अपना एक आइडिया शेयर कर रहे हो, वो इंफॉर्मेटिव स्पीच में आएगा। परसुएसिव स्पीच नेक्स्ट टाइप है हमारी परसुएसिव स्पीच। परसुएसिव स्पीच वो होती है जिसमें हम अपने ऑडियंस को कोई मैसेज, जो हम इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर कर रहे हैं, हम उसको कन्विंस कर रहे हैं कि ये राइट है। हम ऐसे लॉजिकल फैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये वाकई में राइट है, इसमें कोई लॉजिक है, और हम उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि दैट इज़ राइट। परसुएसिव स्पीचेस की काइंड्स हैं आगे। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, हम फैक्ट के ऊपर बात करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि आप लॉजिक दोगे, आप रीज़न दोगे, ट्रुथ बेस्ड ये स्पीच है, जिसमें कोई भी झूठ नहीं है, कोई भी शक नहीं है। फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। उसके बाद फैक्ट ऑफ वैल्यू, आप क्वेश्चन अबाउट द वर्थ राइटनेस। वैल्यू मीन्स राइटनेस, ये राइट है, इसकी मोरालिटी क्या है, इसकी वर्थ क्या है, राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस इसमें आएगा। ऑर्गेनाइजिंग परसुएसिव स्पीचेस, ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हो आप अपनी परसुएसिव स्पीच को, तो वो हम अब देखते हैं। सबसे पहले तो आपने कैसे ऑर्गेनाइज करना है अगर आप परसुएसिव स्पीच कर रहे हो। प्रॉब्लम सलूशन, सबसे पहले आपने प्रॉब्लम बतानी है, उसके बाद आपने अपना सलूशन बताना है। नेक्स्ट पे आपने प्रॉब्लम कॉज सलूशन, फिर आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम बताते हो, फिर उसकी कॉज बताते हो, उसकी वजूहात बताते हो, उसके बाद एंड पे उसका सलूशन बताते हो। बाद है मोटिवेटेड सीक्वेंस, इसमें आपने क्या करना है, अपनी ऑडियंस को कन्विंस करना है, मोटिवेट करना है अपनी स्पीच के थ्रू। सेरेमनल स्पीचेस, ये वो स्पीचेस होती हैं जब हम कोई ट्रिब्यूट्स किसी को पेश कर रहे होते हैं, हम इंस्पायर करने के लिए स्पीच दे रहे होते हैं। लाइक हम किसी की डिनर पार्टी पे गए हैं तो हम डिनर के टाइम ये स्पीच देंगे। इस टाइप की जो स्पीचेस होंगी, जो हम सेरेमनीज़ में देंगे, प्रेजेंट करेंगे, वो सेरेमनल स्पीचेस होती हैं। लेसन नंबर 20 है हैंडलिंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इसमें हमने देखना है कि हमने कैसे हैंडल करना है क्वेश्चंस को जो ऑडियंस हमसे करती है, और कैसे उसको आंसर करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे है, अ प्रेजेंटर कैन प्रिपेयर इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज बाय फॉलोइंग द 4 स्टेप्स। तो प्रेजेंटर जो है, जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, जो स्पीक कर रहा है, जो स्पीकर है, वो कैसे प्रिपेयर कर सकता है इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्सेज, इन अफेक्टिव रिस्पॉन्सेज के थ्रू, जो नीचे दिए हुए हैं उन्होंने। सबसे पहला तो है एंटिसिपेटिंग। एंटिसिपेटिंग में क्या होता है कि जो ऑडियंस है वो आपसे सवाल करती है और कमेंट करती है, तो उसमें सबसे जो पहली चीज़ आती है वो आती है प्रीवियस एक्सपीरियंस की। प्रीवियस एक्सपीरियंस में क्या होता है कि आपने अगर पहले कोई प्रेजेंटेशन कभी दी है, तो आप उसकी एक्सपीरियंस को अपना याद कर सकते हो कि उस टाइम ऑडियंस ने आपसे क्या क्या सवाल किए थे, किस टाइप के वो सवाल कर सकती है,
या आपको थोड़ा आइडिया होता है जब आपने कभी पहले एक्सपीरियंस किया हो। अब कॉमन कंसर्न है तो इसमें जो प्रेजेंटर है वो एक्सपेक्ट करता है कि ये वाले सवाल और ये ऑब्जेक्शंस ऑडियंस को हो सकते हैं, तो उनके आंसर्स पहले से प्रिपेयर कर लेता है वो, कि उस टाइम उसको प्रॉब्लम ना हो कि मैं इसका आंसर क्या करूं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू डेवलप, लर्न, इम्प्लीमेंट और गेन अ रिटर्न। अब ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जो ऑडियंस जो है वो उसको ये इस तरह के सवाल कर सकती है। उसके बाद है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करना है, आपने प्रेजेंटेशन आप देने वाले हो, आपने सवालों को एक साइड पे लिख लेना है जो ऑडियंस आपसे कर सकती है, उसके आंसर्स भी आपने फाइंड करने हैं। हासिल कर रहे होगे तो आपने एक प्लानिंग के दौरान आपने उनके आंसर्स देने की कोशिश करनी है, ताकि आप प्रिपेयर हो जाओ पहले से, कि प्लानिंग हो आपकी कि कौन से सवाल जो हैं वो ऑडियंस हमसे कर सकती है। एक टॉपिक जैसे आप एक टॉपिक आप डिस्कस करने वाले हो, टीचर टीचर पे आप एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हो, सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हो, तो आप क्या करोगे, जो भी इससे रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड जो ऑडियंस आपसे सवाल कर सकती है, जो ऑब्जेक्शंस उसको हो सकती हैं, वो आपने पहले से अपने माइंड में रखना है, एक प्लान करके रखना है कि ये वाला सवाल ऑडियंस हमसे कर सकती है, ये वाला सवाल हमसे कर सकती है। कोई 10 से 12 आप लोगों ने इस तरह के सवाल जो हैं वो प्लान कर लेने हैं, प्रिपेयर कर लेने हैं उनके आंसर्स, ताकि आपको प्रेजेंटेशन के दौरान मसला ना हो। इनपुट फ्रॉम एसोसिएट्स। इसमें क्या करना है, अपने हेल्पर से अपनी जो है इनपुट लेनी है। बिज़नेस की कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपने अपने एडवाइज़र्स, जो आपका जो जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, आपने उससे अपनी इनपुट लेनी है। आंसरिंग। पहले मैंने आपके साथ क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्शंस को शेयर किया था कि किस टाइप के सवाल करने हैं, आपने प्लान कर लेना है, आपने रिहर्सल कर लेनी है, आपने एसोसिएट से इनपुट मांगनी है, कॉमन कंसर्न्स, प्रीवियस एक्सपीरियंस, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। अब मैं आपको आंसर्स की बात बताने लगी हूँ कि आंसर्स में हमने क्या करना है। इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करनी है। इसको इस तरह से स्किलफुली प्रिपेयर कर लेना है कि नेक्स्ट पर्सन को लगे, आपकी ऑडियंस को लगे कि आप जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स वे में और अच्छे वे में आप उसको आंसर दें, ताकि उसको आपका आंसर अच्छा लगे और वो जो उसकी अटेंशन है वो स्टेबल रहे आपकी प्रेजेंटेशन पे। ये ना हो कि आपका आंसर इतना जब वो आपसे क्वेश्चन करे तो आपको उसका आंसर ही देना ना आए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऑडियंस की जो अटेंशन है वो आपसे ख़त्म हो सकती है, वो ख़राब हो सकती है। तो आपको प्रिपेयर जब आपने किया होगा अपने आंसर्स को, तो आप क्या करेंगे कि जल्दी से आप उसका आंसर दे देंगे, और इससे आपका जो ऑडियंस है वो भी हैप्पी होगा, वो भी सेटिस्फाइड होगा कि हाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें कन्वे कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल राइट है, कोई लॉजिक है उसमें। तो रिवाइजिंग का मतलब ये है कि रिवाइज़ करना है आपने अपनी प्रेजेंटेशन को, काफ़ी बार आपने रिवाइज़ करना है। उससे क्या होगा कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी हो जाएगी, जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो आपको नज़र आने लगेंगी, तो इसकी वजह से आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। रिहर्सिंग में क्या करना है, आपने क्वेश्चन आंसर्स का जो सेक्शन है आपने उसको रिहर्सल करना है कि कौन से सवाल हमसे पूछे जाएंगे, कौन से आंसर्स हमने देने हैं, इस चीज़ की भी रिहर्सल करनी है। इनवाइटिंग क्वेश्चंस एंड कमेंट्स। इसमें क्या है कि आपने ऑडियंस को इनवाइट करना है सवालों के लिए, कमेंट्स के लिए। तो क्वेश्चंस एंड कमेंट्स ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन, आपने सवालों टू इनवाइट क्वेश्चंस एंड, आपने इनवाइट करना है ऐसे सवालों को, ऐसे कमेंट्स को ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आप बीच में ऐसा इनवाइट करेंगे, कोई ऐसा सवाल आप बोल देंगे, ऐसा कमेंट आप बोल देंगे। क्वेश्चन आंसर्स एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है कि प्रेजेंटेशन के एंड पे सवाल जवाब आपसे पूछे जाते हैं ऑडियंस की तरफ से, और एक कमिटमेंट भी होती है जिसमें प्रेजेंटर शुरू में ही बता देता है कि ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन कोई सवाल जवाब नहीं होगा। लेसन नंबर 21, रिस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स।
इसमें हमने प्लानिंग एंड एक्सपीरियंस एनेबल टू स्पीकर टू एंटिसिपेट मोस्ट ऑफ व्हाट विल अकर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। इसमें हमने क्या करना है कि हमने कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स को देना है, रिस्पॉन्ड करना है, हमने वो चीज़ देखनी है। तो सबसे पहले तो है कि लिसन, डिसर्न, अफर्म, आंसर। तो लिसन अटेंटिवली। जो ऑडियंस ने, जो पर्सन ने आपसे कोई सवाल किया है, तो आपने सबसे पहले तो उसको लिसन केयरफुली, आपने सबसे पहले तो उसको लिसन करना है अच्छे तरीके से कि उसका सवाल क्या है। उसका सवाल ठीक तरह से नहीं सुना, आप कॉन्फिडेंटली उसको आंसर करें। आपने उसका आंसर क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक तरह से पहले सुनना है, फिर उसके बाद उसको आंसर करना है। ये नहीं कि आपने सवाल उसका ठीक तरह से सुना नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ, समझा नहीं है, तो आपने उसका आंसर रॉन्ग वे में दे दिया है। अपने सवाल को अच्छे तरीके से समझना है। डिसर्न द नेचर एंड इंटर्न ऑफ वर्बल फीडबैक। डिसर्न में अगेन वही बात कि आपने डिसर्न मीन्स होता है कि आपने समझ लेना है कौन सा सवाल है, नेचर को अच्छी तरीके से समझ लेना है, सवाल को अच्छी तरीके से समझ लेना है। एंड इंटर्न ऑफ वर्बल फीडबैक। इंटर्न का मतलब होता है आपने इरादा कर लेना है अपने फीडबैक से रिलेटेड। इसमें अगेन वही बात है कि आपने समझ लेना है नेचर को, उसके क्वेश्चंस को, कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। थर्ड है अफर्म द पर्सन। इसमें आपने क्या करना है कि पर्सन का जो आप जो आंसर देंगे ना, वो आपने एक दावे के साथ देना है, एक तस्दीक के साथ देना है। अफर्म का मतलब होता है तस्दीक। तो आपने उस आंसर की तस्दीक करनी है कि ये वाकई में ट्रू है, ये बिल्कुल राइट है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ आपने वो बिल्कुल ठीक है, जो मेरा आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। बाद है आंसर द क्वेश्चन, कमेंट और ऑब्जेक्शन। आपने आंसर करना है सवाल का, जवाब का और ऑब्जेक्शंस का। तो सबसे क्लियर आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो क्लियर होगा, करेक्ट होगा, कंसाइज होगा एंड वेल कंसीडर्ड होगा। तो क्लियर का मतलब तो यही है कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक तरह से आपने दिया हुआ हो। आपका इवन जो ऑडियंस है, जो क्वेश्चन वो रेज़ कर रही है, वो भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि उसको बात की समझ आई नहीं है, लाइक प्रेजेंटर जो आपको मैसेज दे रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको उसकी समझ नहीं आई, लेकिन सवाल आपने किसी और वे में कर दिया है, किसी और तरीके से बोल दिया है। तो आपने अपना जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर वे में प्रेजेंट करना है। कमेंट अगर आप कर रहे हैं तो वो आपका क्लियर होना चाहिए। जो ऑब्जेक्शन आप दे रहे हैं वो आपने क्लियर वे में देनी है। तो हमें आंसर भी इसी तरह से क्लियर वे में ही देना है और करेक्ट देना है, बिल्कुल ठीक होगा आपका आंसर। ये नहीं कि आप इनकरेक्टली वो बात कर रहे हैं। आपका जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैसेज है, जो आंसर है आपका, वो करेक्ट होना चाहिए। आपने बिल्कुल गलत आंसर नहीं देना। पहले सवाल को समझना है, उसके बाद आपने आंसर देना है, ताकि आपका आंसर जो है वो ठीक हो। कंसाइज है कि टू द पॉइंट आपका आंसर होना चाहिए। आपका अगर सवाल किसी ऑडियंस ने आपसे किया है तो आपने कंसाइज वे में उसको आंसर करना है। ये नहीं कि सवाल जो था वो बहुत ज़्यादा ब्रीफ था और आपने आंसर भी उसका ब्रीफ देने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग आंसर दे रहे हैं। इससे क्या होगा, ऑडियंस को आपका आंसर समझ में नहीं आएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी बात ठीक है और कौन सी बात गलत है। वेल कंसीडर्ड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। टाइप्स ऑफ कमेंट्स फ्रॉम एन ऑडियंस। अब कौन सी टाइप्स हैं कमेंट्स की जो ऑडियंस करती है? तो सबसे पहले तो है एग्रीमेंट, एडिशन, ऑब्जेक्शन। कमेंट एग्रीमेंट में क्या करती है ऑडियंस, जो आपका कमेंट है वो एग्री होना चाहिए प्रेजेंटर के साथ। लाइक आप अगर कोई प्रेजेंटर है, वो एक इंफॉर्मेशन दे रहा है आपके साथ, प्रेजेंटेशन को शेयर कर रहा है, तो आपको दूसरे के साथ एग्री होना है। आपको ये नहीं कि आप एग्री नहीं है, डिसएग्री हैं, आपको उसकी समझ नहीं आ रही, उसको समझने की कोशिश करनी है, उसके साथ एग्रीमेंट को शो करना है। उसके बाद है कमेंट्स ऑफ एडिशन। कमेंट्स ऑफ एडिशन में क्या करना है, आपने अपनी रिकमेंडेशंस को ऐड करना है।
आप कह सकते हैं कि अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है, आप उसके आगे अपनी एडिशन को भी कर सकते हैं कि हाँ आप ये बात ठीक कर रहे हो, लेकिन मैं अगर अपना रिकमेंड करूँ इस चीज़ को, तो मैं इस तरह से अपनी सजेशंस को शेयर कर सकते हो, इन शॉर्ट। उसके बाद ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस में क्या करना है, आप ऑब्जेक्शंस होता है टू मीन डिसएग्रीमेंट और डिसअप्रूवल। आप किसी चीज़ से डिसएग्री हो रहे हो तो वो ऑब्जेक्शंस होगी। आप किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, आप किसी के साथ एग्री नहीं हो, तो वो डिस ऑब्जेक्शंस होगी। अब 3 अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज हैं ऑब्जेक्शंस के। तो सबसे पहले तो एग्री। एग्री यही है कि आपने एग्री होना है नेक्स्ट पर्सन के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ, अपनी प्रेजेंटेशन जो दे रहा है आपने उसके साथ एग्री होना है। रीअप्रोच का मतलब है कि आपने अगर आपने कोई क्वेश्चन रेज़ किया है, तो आपने उसको फाइंड करना है कि जो सवाल मैं कर रहा हूँ इसके बारे में, वो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है या नहीं करेक्ट। तो आपने इसको फाइंड कर लेना है, आपका जो पॉइंट है वो वैलिड है या नहीं वैलिड। आर्बिट्रेट का मतलब है कि आप अपनी रिजॉल्व कर सकते हो ऑब्जेक्शंस इसके थ्रू फील फेल्ट फाउंड। तो उसके बाद है अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज टू डिसरप्शंस। डिसरप्शंस कहते हैं जो रुकावट डालती हैं चीज़ें आपकी प्रेजेंटेशन में, उसको डिसरप्शंस कहते हैं। तो हम कैसे डिसरप्शंस को रिस्पॉन्स कर सकते हैं? सबसे पहले रिमेन काम, टेक एक्शन, बी फ्लेक्सिबल। रिमेन काम का मतलब है कि आप कोई अगर ऑडियंस में आपकी रुकावट बन रहा है, कोई ऐसा सवाल ऑडियंस कर देती है, या कोई ऐसा नॉइज़ का इशू है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्ट्रप्शन कर रहा है आपकी प्रेजेंटेशन में, तो आपने काम रहना है, आपने बिल्कुल सुकून में रहना है, रिलैक्स में रहना है। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आपने बिल्कुल काम रहना है। टेक एक्शन। अगर तो आप ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो तो आपने एक्शन लेना है। अगर आपका इशू इतना माइनर है, मेजर नहीं है, तो फिर आपने एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है बी फ्लेक्सिबल। आपने अपने आपको हालात के मुताबिक ढालना है। लाइक आप क्या कह रहे हो कि अगर कोई भी चीज़ चल रही है आपके सराउंडिंग में, तो आपने अपनी बहुत ज़्यादा कामनेस को शो करना है, बहुत ज़्यादा कोई एक्शन लेने की कोशिश नहीं करनी है, उस माहौल में ही अपने ख़ुद को एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद है डिस्रप्टिव इंसिडेंट्स। अब ये 3 टैक्टिक्स हैं, 3 टेक्निक्स हैं जो डील करेंगी डिस्रप्टिव इंसिडेंट्स के साथ। तो फर्स्ट है डिट्योर, डिले, डिसमिस। तो सबसे पहले डिट्योर है, हम एक रास्ता, अगर कोई ऑडियंस है जो डिस्टर्ब कर रही है आपको अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान, तो आप कोई एक रास्ता उसके लिए बना देंगे। लाइक आप उसको कंफ्यूज कर देंगे, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात कर देंगे जिसकी वजह से जो आपकी डिस्टर्बेंस है वो नहीं आपको होगी। डिले, आपने डिले कर देना है ऑडियंस को। अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है आपको, कोई ऐसे सवाल पूछ रहा है, तो आपने उस चीज़ को डिले कर देना है और एंड पे आपने डिसमिस कर देना है। कोई ऐसा सवाल उसने पूछ लिया है, तो एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको पहले डिले में दी है कि कोई सवाल अगर आपसे कोई कर रहा है ऑडियंस, तो आपको उसकी समझ नहीं आ रही, वो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है आपकी प्रेजेंटेशन को, तो आपने उसको डिले कर देना है उस सवाल को। और डिसमिस भी इसी तरह से होगा। नेक्स्ट है डीलिंग विद डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर। अब आप कैसे डील कर सकते हो डिसरप्टिव बिहेवियर के साथ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बी कॉर्टियस। कॉर्टियस होता है आपने खुश अखलाक़ी के साथ अपनी जो डिस्टर्ब कर रहा है आपके बिहेवियर को, जो आपकी प्रेजेंटेशन को ख़राब कर रहा है, तो आपने बहुत ज़्यादा खुश अखलाक़ी के साथ उसको इग्नोर करना है। उसके बाद है एक्सरसाइज कंट्रोल। आपने अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, इग्नोर करने की कोशिश करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आप इस टाइम पे प्रेजेंटेशन में अगर कोई आपकी प्रेजेंटेशन को ख़राब कर रहा है, तो आपने इस चीज़ को, सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है। तो इस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए। कॉन्फिडेंट है कि आपने इस चीज़ का सामना करना है। ये जो बिहेवियर, जो ऑडियंस आपके साथ जो भी सिचुएशन चल रही है, आपने उसका सामना करने की कोशिश करनी है।
उससे जो है आपने भागना नहीं है, आपने उसको समझ के उसको आंसर करने की कोशिश करनी है, उसको इग्नोर करने की कोशिश करनी है। लेसन नंबर 22 है सिग्निफिकेंस ऑफ द सेटिंग। इस चैप्टर में हमने सेटिंग की इम्पोर्टेंस देखनी है, सिग्निफिकेंस देखनी है। तो फर्स्ट पे है साइकोलॉजिकल। तो इसमें हमने क्या करना है कि जो एक पर्सन है हमने उसका माइंड देखना है, जो ऑडियंस है उसका माइंड देखना है कि वो किस तरह के पीपल्स हैं, वो क्या सोच रखते हैं, वो कैसी फीलिंग्स हैं उनकी, उनका रिस्पॉन्ड कैसा है। रूम में लाइट होगी वो कूल होगा, फ्रेश देन डार्क। जो डार्क रूम होगा वो क्राउडी होगा, नॉइज़ी होगा, मस्टी होगा। उसके बाद है परसेप्चुअल। परसेप्चुअल का मतलब है कि आपने जो सेटिंग है उसकी फ़ीलिंग्स को देख के, जो ऑडियंस है उसकी फ़ीलिंग्स को देख के, उसको समझ के, उसके बाद अपना मैसेज को कन्वे करना है। उसके बाद है स्पीकर कंसंट्रेशन। जो स्पीकर की कंसंट्रेशन है वो अपने टॉपिक पे कितनी है, आपने इस चीज़ को देखना है, इसको ध्यान में रखना है। सेटिंग जो है वो स्पीकर की कंसंट्रेशन पे भी बेस करती है। अगर सेटिंग अच्छी होगी, लाइट ठीक होगी, जैसा सिचुएशन चल रही होगी, जैसा एक माहौल बना हुआ होगा प्रेजेंटेशन रूम का, तो आपकी जो कंसंट्रेशन है, जो स्पीकर की कंसंट्रेशन है वो भी अच्छी होगी। कॉम्प्लीमेंट्री करेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या करना है कि आपने जो सोचा हुआ था, ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था एक अपनी प्रेजेंटेशन को, एक सेटिंग को, उसको आपने एंड तक लेके चलना है। उसके बाद है कंफर्टेबल फ्रॉम फॉर द ऑडियंस। आपने हमेशा अपनी सेटिंग को इस तरह से चूज़ करना है कि आपकी ऑडियंस जो है वो कंफर्टेबल फ़ील करे। मतलब कि उनकी अरेंजमेंट्स ऐसी होनी चाहिए, वो ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में हो कि उनको कंफर्टेबल फ़ील हो। तो इन अ कंफर्टेबल सेटिंग पीपल इन द ऑडियंस कैन see clearly, hear clearly, sit comfortably, focus attentively। तो ऑडियंस जो होगी उसको क्लियर तौर पे अपना जो प्रेजेंटर है, जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, वो क्लियर तौर पे उसको नज़र आना चाहिए। उसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सिट कंफर्टेबली, उसको जो उसका जहाँ पे वो बैठा हुआ है पर्सन, वो उसका बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए, तो ही वो फोकस करेगा अटेंटिवली। उसके बाद है सेटिंग कंसीडरेशंस एंड रूम अरेंजमेंट्स। सेटिंग कंसिडरेशंस। तो इसमें क्या करना है कि हमने देखना है कि सेटिंग जो है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए। करना है आपने रूम अरेंजमेंट्स करनी है, सेटिंग कर लेनी है। लाइक आप अगर 3 से 4 ऑडियंस के दरमियान प्रेजेंटेशन को दे रहे हो, तो आपने उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करनी है, उसके अकॉर्डिंग सेटिंग करनी है। तो ऑडियंस का साइज़ आपने देखना है, कितना साइज़ है, लार्ज है, स्मॉल है। ऑडियंस कंपोजिशन देखनी है, वर्क स्पेस देखना है, इंटरेक्शन देखना है कि आप दूसरे पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते। ड्यूरेशन देखना है कि लोग, जो ऑडियंस है वो कितनी देर बैठ सकती है। अगर कोई उनका माइंड लेवल चेक करना है ना कि वो कितने टाइम के लिए यहाँ पे बैठ सकती है और प्रेजेंटेशन को इंटरेस्ट के साथ सुन सकती है। टेबल्स, हाउ मेनी टेबल्स टोटल आर नीडिंग फॉर सिटिंग फॉर रजिस्ट्रेशंस। आपको कितनी टेबल्स की ज़रूरत है, जो चेयर्स आपको चाहिए, जो सिटिंग अरेंजमेंट्स आपने करनी है, वो सारा मटेरियल जो है वो टेबल में आएगा। आइल्स। इसमें क्या है कि आइल्स का मतलब है आपका रास्ता। आपने अपनी सेटिंग को, अपनी चेयर्स जिस पे आप बिठाने वाले हो ऑडियंस को, इस तरह से अरेंज करना है कि आपका एक जो रास्ता बना हुआ है ना ट्रैफिक का, वो स्मूथ हो, फ्लो हो, सेव हो। ये ना हो कि एक पर्सन जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन को जा रहा है प्रेजेंटेशन से, तो आपका जो पूरा रूम है वो इस चीज़ से डिस्टर्ब हो। तो इस तरह से आपने सेव करना है अपने रास्ते को। विजिबिलिटी का मतलब है कि जो आप प्रेजेंटर है वो आपको ऑडियंस को क्लियर तौर पे नज़र आना चाहिए, ये नहीं कि आप मुश्किल से उसको देख पा रहे हो। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स। अब ये कुछ टाइप्स हैं सिटिंग अरेंजमेंट्स की। तो फर्स्ट है कन्वेंशनल थिएटर स्टाइल। तो इसमें क्या होता है कि ये आपको पिक्चर शो हो रही होगी, ये कन्वेंशनल स्टाइल थिएटर है। लाइक स्टेप बाय स्टेप आपने
ऑडियंस को बिठाया हुआ है, तो ये थिएटर स्टाइल है असल में। अगर आप कोई मूवी देखने जाते हो, आप सिनेमा में जाते हो, तो उधर भी इसी तरह से होता है, अरेंजमेंट हुई हुई होती है, स्टेप बाय स्टेप चेयर्स पड़ी हुई होती हैं, वन बाय वन चेयर्स पड़ी हुई होती हैं, और सीक्वेंस वाइज हर चेयर को सेट किया होता है। तो थिएटर स्टाइल, दैट इज़ दिस थिएटर स्टाइल। उसके बाद है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में आपको ये पिक्चर शो हो रही है कि आपकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो इस तरह से होगी। उसके बाद है कन्वेंशनल क्लासरूम स्टाइल। क्लासरूम स्टाइल का मतलब है कि टी फॉर्मेशन इसमें आपकी बनती है। आप जैसे क्लासरूम में बैठते हो, थोड़े जो बच्चे हैं वो एक लाइन में बैठे हैं, फिर थोड़े बच्चे जो हैं वो दूसरी लाइन में बैठे हैं, तो उनके पीछे आपने चेयर्स अरेंज की हुई हैं। वो क्लासरूम स्टाइल है, जैसे क्लासेस में होता है, जैसे स्कूल्स वाली क्लासेस में होता है। तो उसके बाद है मॉडिफाइड टी फॉर्मेशन। तो इस तरह की जो फॉर्मेशन होगी उसको मॉडिफाइड टी फॉर्मेशन कहेंगे। यू फॉर्मेशन, जो यू की फॉर्म में होगी वो सिटिंग यू फॉर्मेशन में आएगी। और ये आप देख सकते हैं पिक्चर में इस तरह की अरेंजमेंट्स। बोर्ड रूम, बोर्ड रूम में जो होगी वो आप देख सकते हैं वी फॉर्मेशन है। ये काफ़ी ज़्यादा सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं। उसके बाद है लाइटिंग। अब आपने सिटिंग अरेंजमेंट कर ली, आपने ऑडियंस को जज कर लिया कि साइज़ कितना है, स्मॉल है, बिग है। फिर आपने क्या करना है कि लाइटिंग को देखना है, अपनी रूम की लाइटिंग चेक करनी है कि ठीक है या नहीं ठीक, क्योंकि अगर आपकी लाइटिंग का भी अफेक्ट आपकी ऑडियंस पे बहुत बुरा पड़ सकता है। आपकी लाइटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, टेम्परेचर आपका अच्छा होना चाहिए, एयर क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, साउंड जो आप बोल रहे हो, जो प्रेजेंट कर रहे हो ऑडियंस को, उसका साउंड जो है वो क्लियर होना चाहिए, लाउड होना चाहिए। हर एक ऑडियंस को, हर एक पर्सन को इंडिविजुअली आपकी बात जो है वो समझ आनी चाहिए। तो लेसन नंबर 23 है विजुअल एड्स। विजुअल एड्स कहते हैं थिंग्स दैट यू कैन लुक एट, जिन चीज़ों को आप देख सकते हो, सच एज फिल्म, मैप, स्लाइड्स, दैट यू अंडरस्टैंड। इन चीज़ों की मदद से आप क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो किसी चीज़ को। फ़िल्म, अगर आपके सामने कोई परफॉर्म हो रही है, आप फ़िल्म देखते हो, तो आप पूरी स्टोरी को समझ सकते हो। अगर आप मैप देख रहे हो तो आप पूरी कंट्री का मैप के थ्रू देख सकते हो कि पाकिस्तान किस पॉइंट पे है, इंडिया किस पॉइंट पे है। स्लाइड्स अगर आपके सामने शेयर की जाएँ तो आप उसकी हेल्प से भी देख सकते हो कि फ़र्स्ट पॉइंट में क्या है, फ़र्स्ट स्लाइड में क्या है, सेकंड स्लाइड में क्या है। तो आप उसके थ्रू भी अपनी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो। तो विजुअल एड्स ये होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि वाई विजुअल एड्स, क्यों ज़रूरी है विजुअल एड्स ओरल प्रेजेंटेशन के लिए। ये जो है विजुअल एड्स कैन इम्प्रूव द क्वालिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ योर ओरल प्रेजेंटेशन। ये जो विजुअल एड्स है वो क्रिएटिंग द अटेंशन ऑफ योर लिसनर्स, क्रिएट करती है अटेंशन को आपके लिसनर्स के ऊपर। एडिंग वैरायटी, आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ को ऐड कर सकते हो। सेंटरिंग द अटेंशन ऑफ द लिसनर्स, हेल्पिंग योर स्पीच हैव लास्टिंग इम्पैक्ट। अब विजुअल एड्स जो हैं वो ये चीज़ों की वजह से हमारा जो इम्पैक्ट है लोगों पे, जो हमारा जो लोगों पे जो क्वालिटी है, जो इम्पैक्ट है वो अच्छा पड़ता है ऑडियंस पे, वो इम्प्रूव कर सकते हैं। टू फाइंड द राइट मीडिया फॉर योर प्रेजेंटेशन यू नीड टू फर्स्ट डिटरमाइंड। सबसे पहले तो आपने क्या माइंड में रखना है, टू द साइज ऑफ योर ऑडियंस, वेदर और नॉट देयर विल बी ऑडियंस पार्टिसिपेशन, द रूम साइज, अरेंजमेंट, लाइटिंग। कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन, कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन वो होती हैं जो कंप्यूटर पे प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं। लाइक वीडियो कॉल्स पे भी आप प्रेजेंटेशंस दे सकते हो, आप ऑडियो दे सकते हो, वीडियो दे सकते हो, किसी भी तरह से आप एनिमेशंस के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू आप ये प्रेजेंटेशन को दे सकते हो। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन रियल टाइम, सप्लाई कॉस्ट एंड नॉन एग्जिस्टेंट, प्रोडक्शन कॉस्ट आर लो, स्पेशल इफेक्ट एंड इंटरेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन दे रहे होगे तो आप कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स को, स्पेशल इफ़ेक्ट्स को यूज़ करोगे जिससे ऑडियंस का इंटरेस्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उसको और ज़्यादा इंटरेस्ट होगा।
तो आगे उसके बाद है लिमिटेशंस, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें माइंड में रखनी है इसके लिए। अ डार्कन रूम, प्रेजेंटेशन डिपेंड, डार्कन रूम मींस एक बिल्कुल साइलेंट वाला रूम, एक साइलेंस वाला रूम हमें चाहिए। प्रेजेंटेशन डिपेंड्स मोर अपॉन इक्विपमेंट देन द प्रेजेंटर, कंप्यूटर एंड ग्राफिक स्किल्स आर रिक्वायर्ड। अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है, आपको ग्राफिक स्किल्स आपको आपकी अच्छी हैं, तो आप ये वाली प्रेजेंटेशन अच्छी दे सकते हो। हेल्पफुल हिंट्स, before your presentation, check equipment for proper location and function. Use only a high intensity overhead projector. अब ये कुछ हेल्पफुल हिंट्स हैं, आप इसको देख लेना। सेकंड है वीडियो। वीडियो फर्स्ट पे तो हमारा था ना कंप्यूटर के ज़रिए हम अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। सेकंड है वीडियो। अब वीडियो के ज़रिए हम अपनी प्रेजेंटेशन को देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमें अपने कैमरास को ठीक करना पड़ता है। हमारी जो इमेज की क्वालिटी है, जो वीडियो की क्वालिटी है, वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। उसके पिक्सल्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। 35 mm स्लाइड्स, ये बेसिकली स्लाइड्स होती हैं जो कलरफुल होती हैं, जो जो ऑडियंस है उसको बड़ा इंटरेस्ट होता है। जो हम अपने प्रोजेक्टर्स पे स्लाइड्स को शेयर करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को देते हैं, ये वो वाली स्लाइड्स हैं। उसके बाद है विजुअल एड्स, लेसन नंबर 24, विजुअल एड्स अगेन। ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज, तो इसमें क्या है कि ये एक तरह के प्रोजेक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपना इंफॉर्मेशन को देते हैं। इसके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, लिमिटेशंस लिखी हुई हैं, हेल्पफुल हिंट्स लिखी हुई हैं, तो ये आप सबको भी पता होगा और आप एक बार रीड भी कर लेना। फ्लिप चार्ट्स, फ्लिप चार्ट्स होता है कि आपके जो चार्ट्स के थ्रू, आप मैप्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू एक स्केच बना लेते हो माइंड में, ऑडियंस के बना देते हो, ऑडियंस के माइंड में एक स्केच बना देते हो मैप्स की मदद से। जैसे पाकिस्तान का अगर हम मैप देखें तो हमें पता चल जाएगा, हमारे माइंड में एक स्केच बन जाएगा, तो ये फ्लिप चार्ट होगा। बेनिफिट्स हैं अगेन, लिमिटेशंस हैं। वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड प्रेजेंटेशंस में क्या होता है कि आप फ्लिप चार्ट में भी आप ख़ुद से बनाते हो ग्राफ्स वगैरह, मैप्स वगैरह, लोगों को, ऑडियंस को कन्वे करने के लिए। वाइट बोर्ड में भी आप लिख के सारी पॉइंट्स को, मेन पॉइंट्स को लिख देते हो वाइट बोर्ड पे, और आप उसकी हेल्प से वन बाय वन करके सीक्वेंस वाइज आप अपनी प्रेजेंटेशन को देते हो। तो बेनिफिट इसका ये है कि रिकॉर्डिंग स्पॉन्टेनियस इंफॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे हैंड आउट्स हैं। हैंड आउट्स में यही है अगेन, आप हैंड आउट्स प्रोवाइड कर देते हो, एक नोट्स फॉर्म में आप मटेरियल प्रोवाइड कर देते हो ऑडियंस को, तो उसको हैंड आउट्स कहेंगे। उसका बेनिफिट भी लिखा हुआ है, लिमिटेशंस लिखी हुई हैं, हेल्पफुल हिंट्स लिखी हुई हैं। विजुअल शुड ऐड टू द प्रेजेंटेशन नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम इट, विजुअल जो है वो प्रेजेंटेशन में ऐड की जाती है प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए। फिर क्या है, यूज़ सिंपल फ़ॉन्ट, आपने जो स्टाइल होगा आपका फ़ॉन्ट का वो बहुत ज़्यादा सिंपल यूज़ करना है, जो हर किसी की समझ में आ जाए, ठीक है, जो दिखने में कूल लगे, डिफ़िकल्ट ना लगे रीड करने में। अवॉइड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑब्जेक्ट्स टू द ऑडियंस व्हाइल यू आर स्पीकिंग, तो आपके जो ऑब्जेक्ट हैं ऑडियंस के, जो चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी ऑडियंस की, आपने उसको अवॉइड करना है। क्योंकि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप कन्वे कर रहे हैं, तो आपने हर चीज़ को अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्पीच है वो ख़राब हो सकती है। प्रैक्टिस विद यू विजुअल्स वेल अहेड, तो इसमें क्या करना है, आपने जो विजुअल यूज़ करने वाले हो, आप जो चीज़ें ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने वाले हो, आपने उसकी सबसे पहले तो रिहर्सल कर लेनी है, ताकि जब आपका टाइम आए तो आप अच्छा परफॉर्म कर सको। स्पीक टू योर ऑडियंस नॉट योर विजुअल एड्स, आपने आई कांटेक्ट का ख्याल रखना है ऑडियंस के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ बात करनी है, अपने विजुअल एड्स के साथ बात नहीं करनी। कीप वीडियो एंड ऑडियो प्रेजेंटेशन शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, तो ये सब पॉइंट्स हैं जो आप एक दफ़ा रीड कर लेना, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको सबको समझ आई होगी, जो भी लेसन्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं।
लेसन 19 से लेसन 24 तक मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।